कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बंद किया हुआ था मैंने, वो अब ऑन कर दिया। वो असल में पिछली बार एक बार दिक्कत सी हो गई थी किन्हीं कारणों से, तो वो बंद कर दिया गया था। ओके। लेफ्ट करने के बाद भी जुड़ गया, फिर भी स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। अगर आप सब कुछ अलाउ कर दीजिए, हो सकता है हो नहीं, जाए। मैंने सब कुछ कर दिया है अलाउ। चैट भी बंद है। अब देखना एक बार। हाँ, जी जी, अब हो गए अब। आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता को, जिन्होंने इस तरह का उपक्रम स्टार्ट किया है। निश्चित रूप से आप लोग लाभान्वित होंगे। और आज जो मुझे विषय दिया गया है, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र और पुराण इतिहास, यद्यपि विषय बहुत बड़ी है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा हद तक कवर कर पाऊं। तो सबसे पहले सिलेबस को हम समझते हैं, और मैं यह भैया, उम्मीद करता हूं। हाँ आ, हाँ आ- आलोक भैया, वो नीचे जो आ रहा है ना, उसको हाइड कर दीजिए। हाँ, थैंक यू भैया। हाँ हाँ हाँ। सबसे भैया, पहले हम। और आप अपने लैंडस्केप में रखे हैं ना? क्या? आपका ये हाँ, वो लैंडस्केप में है ना ये? हाँ हाँ हाँ। हाँ, ठीक है भैया, थैंक यू भैया। ठीक ठीक। तो सबसे पहले हम सिलेबस को समझते हैं, और मैं यह उम्मीद करता हूँ जहाँ पीएचडी और एमए दोनों की तैयारी करने वाले, दोनों इंटरेस्ट देने वाले होंगे। तो सबसे पहले पीएचडी प्रोग्राम को समझते हैं। पीएचडी प्रोग्राम में आप लोग यद्यपि पढ़ रहे होंगे, इससे पहले सिलेबस से परिचित होंगे, फिर भी ब्रीफ में मैं सिलेबस बताऊंगा, और यह बताऊंगा आज जो अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र और पुराण इतिहास है, किस सेक्शन में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले पीएचडी प्रोग्राम में देखिए, रिसर्च एंड टीचिंग इन अंडरटेकन इन वेरियस ऑफ वैदिक एंड आगमनिक आगमिक तांत्रिक लिटरेचर एंड थॉट, Indian philosophical system, Sanskrit poetics and poetry, Sanskrit grammar and grammatical theory, Pali and Buddhist studies, Mahayana Buddhist, modes of disputation and interpretation of text, Sanskrit linguistics including computational linguistics, और comparative research is also included। तो सबसे पहले यहाँ समझिए, यहाँ देखिए बड़ा ही स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है, जो तांत्रिक लिटरेचर एंड थॉट, इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम। तो अब इसमें तांत्रिक लिटरेचर और थॉट में जो भी इंडियन सोशियो पॉलिटिकल थॉट है सब कवर हो जाता है। तो पीएचडी प्रोग्राम में यहाँ जो तांत्रिक लिटरेचर और एंड थॉट है, इसको हम कवर करेंगे। और एमए में जो है, एमए वाले प्रोग्राम में, उसमें देखिए वाइड रेंजिंग कोर्सेज आर ऑफर्ड बाय द स्कूल इन वेदास, लिटरेचर, फिलोसफी, पाली एंड बुद्धिस्ट स्टडीज, संस्कृत लिंग्विस्टिक्स इंक्लूडिंग कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स एंड सोशल एंड साइंटिफिक थॉट। अब यहाँ सोशल एंड साइंटिफिक थॉट है। अब सोशल एंड साइंटिफिक थॉट, हालांकि यह बहुत ही व्यापक विषय है, बड़ा विस्तृत विषय है, लेकिन फिर भी हम शॉर्ट में कवर करेंगे जो सोशल थॉट में क्या क्या हमें कवर करना है। और आप लोगों को ये बता दूं जी, मैं जो आज पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें बहुत ही कम 2 से 3 क्वेश्चन इसमें आएंगे, और बाकी जो सेक्शन है वो भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। जो भी पीएचडी एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं, वो स्पेशली ग्रामर, लिटरेचर, वो तो हर कोई कवर करता है, लेकिन आप महायान बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट स्टडीज, मोड्स ऑफ डिस्पुटेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट,
जो भी यहाँ पर कोश ग्रंथ है उस सब को, या जो व्याख्यात्मक ग्रंथ है, कौन कौन सा ग्रंथ है उस सब को आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आता है और यहाँ पढ़ाई जाती है, यहाँ रिसर्च होता है। तो पीएचडी वाले के लिए ये सजेशन है, और एमए वाले के लिए है जो आप बीए में जहाँ भी पढ़ रहे हैं, एक कॉमन सिलेबस वही है। बाकी कुछ कुछ आधुनिक पोर्शन है, आधुनिक पोर्शन से कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, और कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स एक आधुनिक बनता है, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स को आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। बाकी ये तो आगे हम बढ़ते हैं सोशल थॉट। अब सोशल थॉट हालांकि बड़ा ही व्यापक विषय है, लेकिन इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सोशल थॉट का सीधा अर्थ है सामाजिक विचार। तो उस समय प्राचीन भारतीय पद्धति में, उस समय एंशिएंट इंडिया में किस तरह का सोशल थॉट था, तो इस पे बहुत बड़ा लेक्चर हो सकता है, कई इस पे पुस्तकें लिखी गई है, लेकिन जहाँ जो समान रूप से पूछा जाता है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें मूल रूप से हम अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय जानेंगे, स्मृति शास्त्र का सामान्य परिचय, पुराण, रामायण, महाभारत और सामाजिक व्यवस्था को समझेंगे। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले अर्थशास्त्र को समझते हैं। अर्थशास्त्र इंडियन सोशियो पॉलिटिकल थॉट के हैं, भारतीय सामाजिक विचार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब अर्थशास्त्र में इसके प्रणेता को समझते हैं विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य। एक ही पर्याय है। क्यों है नाम चाणक्य, क्यों है कौटिल्य, इस पर मैं चर्चा नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि 1 घंटे का सेशन है, इसमें काफी कुछ कवर करना है, इसलिए मैं ब्रीफ में आपको बताता हूँ। खुद कौटिल्य लिखते हैं अर्थशास्त्र के अंतिम चैप्टर तंत्र युक्ति में, येन शास्त्रम च शस्त्रम च नंदराज गता च भू अमर्षिणो उदकृत्यान्नासु तेन शास्त्रमिदं कृतम्। अर्थात जो शस्त्र और शास्त्र नंदराज को खत्म करने के लिए जो लिखा गया है, और जिसने लिखा है तेन शास्त्रम इदं कृतम, जिसने लिखा था स्वयं कौटिल्य कहते हैं, कृतम वही अर्थशास्त्र है। और समय है मौर्य काल के समय, ईसा पूर्व 376 से ईसा पूर्व 283 तक। और अब अर्थशास्त्र को हम समझते हैं। अर्थशास्त्र है क्या? कह मनुष्यानाम वृत्तिर अर्थ, मतलब मनुष्य का जो वृत्ति है, जीविकोपार्जन है, वही अर्थ है। यहाँ पे आप भारतीय दर्शन में ऋक्षन्ति इंद्रियाणि यमशो अर्थ को ग्रहण नहीं करेंगे, बल्कि जीविकोपार्जन ही अर्थ है। और मनुष्यवती भूमि इत्यर्थ, और मनुष्यवती भूमि जहाँ भी हम रह रहे हैं, वो जो पृथ्वी है वो भी अर्थ है। दूसरे शब्दों में तस्याह पृथ्व्या लाभ पालनोपायः शास्त्रम अर्थशास्त्रम इति, और पृथ्वी के लाभ के लिए, पालन पोषण के लिए जिस शास्त्र को लिखा जा रहा है, या जो शास्त्र है वही अर्थशास्त्र कहलाता है। अब शास्त्र क्या है? तो शास्त्र तो काव्य मीमांसा में बड़ा ही प्रचलित है। प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा पुंसाम येनोपदिश्येत शास्त्रमपि, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। सिंपल आपको यही समझना है, अर्थशास्त्र के जो रचनाकार हैं वो विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य, सब एक ही पर्याय है। उनका समय को आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद विभाजन को हम देखते हैं। अर्थशास्त्र का विभाजन 15 अधिकरणों में हुआ है। अब सबसे पहला अधिकरण है विनयाधिकारिक। अब विनयाधिकारिक, इसे आधिकारिक क्यों कहा जाता है या अधिकरण क्यों है, इस पे भी हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ समय का बिल्कुल अभाव है, क्योंकि काफी कुछ कवर करना है। तो विनयाधिकारिक को समझते हैं। इसमें मुख्य रूप से 4 विद्याओं की चर्चा की गई है, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। उसके बाद फिर दूसरा चैप्टर है अध्यक्ष प्रचार। अब देखिए कितना सिस्टमेटिक रूप से लिखा गया है इस ग्रंथ को, इसका रिसर्च मेथोडोलॉजी। आप लोग अगर पढ़े होंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो आप लोग खुद सिस्टमेटिक समझ के किस वे में लिखा गया है। अगर नहीं पढ़े होंगे, क्लास होगी तो आप देखें समझेंगे। विनयाधिकारी सबसे पहले यहाँ पे चर्चा आती है, विद्या क्या है, विनय क्या है, विद्या के कितने भेद है, मतलब जो मूलभूत तत्व है। क्योंकि विद्या के द्वारा ही हम अन्य चीजों को, जो अन्य बातें हैं, जो अवान्तर क्षेत्र है, उसको हम जान सकते हैं। तो पहला है विनयाधिकारी। उसके बाद फिर अगला है अध्यक्ष प्रचार। अध्यक्ष प्रचार में विभिन्न आलयों के अध्यक्ष की चर्चा हुई है, मतलब जैसे अश्वालय है, अलग अलग आलय है, उसमें अध्यक्ष। तो ये अध्यक्ष प्रचार बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ आपको चैप्टर का नाम ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद है धर्मस्थीय। धर्मस्थीय में विवाह एवं सभी वर्गों के धर्मों को लेकर के चर्चा हुई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र किसका क्या क्या कर्तव्य है। उसके बाद अगला चैप्टर है कंटक शोधन। कंटक शोधन में प्रजा की रक्षा की चर्चा की गई है, किस प्रकार से हम प्रजा की रक्षा करें। उसके बाद फिर योग व्रत। योग व्रत में
अलग अलग कोष, राजा किस प्रकार का कोष बनाए, कहाँ पर धन रखा जाए, किस कोष में कितना खर्च किया जाए, एक तरह से जो वित्त विभाग कह सकते हैं, आज का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो वो योग वृत्त वाला अंश कह सकते हैं। उसके बाद अगला है मंडल योनि। मंडल योनि तो बाद में आकर के काफी प्रचलित हुआ। आज भी जो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज है जेएनयू में, या अलग अलग जो मॉडर्न वे में जो रिसर्च कर रहा है, वो मंडल योनि पे सबसे ज्यादा काम हुआ है। इसमें मंडल योनि में 7 प्रकृतियों के गुणों का उल्लेख हुआ है। अब 7 प्रकृति क्या क्या है? स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष और दंड। आज का भी अगर संरचना देखेंगे प्रशासन का, तो यही 7 प्रकृति से है, थोड़ा सा विस्तार जरूर हुआ है। इसमें स्वामी आपका जो मुख्य प्रधानमंत्री हो गया, अमात्य जो हो गया उसके मंत्रिमंडल के प्रमुख सदस्य सब, और जनपद जो राज्य है, जो सीमा का विभाजन होता है। उसके बाद दुर्ग, छावनी जो है, कैंटोनमेंट जोन जो हो गया वो दुर्ग हो गया। और कोष जो है, जो वित्त विधेयक, धन विधेयक आदि जो कुछ भी है वो कोष हो गया। और दंड जो है, जहाँ सिद्धि सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र है वो दंड कहलाता है। ये 7 प्रकृतियों के गुणों का उल्लेख मंडल योनि में हुआ है। आगे हम चर्चा करते हैं साडगुण्य। साडगुण्य में 6 प्रकार के गुणों की चर्चा हुई है: संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और वेदी भाव। यद्यपि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा राजतंत्र एक तरह से कह सकते हैं इसी पर आधारित है, तो इस पे एक बहुत बड़ा व्याख्यान हो सकता है, काफी इस पे क्लासेस हो सकती है। एक संधि पर जो है बहुत लंबी क्लास कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल समय का अभाव है। सिर्फ आप लोग 6 गुण है साडगुण में, ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद है व्यसनाधिकारी। व्यसन से संबंधित चर्चा हुई है। अगर राज्य में कोई व्यसन करता है तो उसके लिए क्या क्या दंड का विधान है। फिर अगला चैप्टर है अभियास्यत कर्म। अभियास्यत कर्म में आक्रमण संबंधी चर्चा हुई है, जो किस प्रकार से बाहर आक्रमण कैसे करे, या अगर कोई अंदर में आक्रमण करे। जिस तरह से अभी आपातकाल है, भारतीय संविधान में हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 352 से 360 तक जो है इमरजेंसी का प्रोविजन है, आपातकाल का प्रावधान है। उसमें 360 में आपका वित्तीय आपात है, अलग अलग आपातकाल का उसमें उल्लेख है। तो वही आपातकाल जो है यहाँ पर अभियास्यत कर्म में, जो अगर अंतः आक्रमण होगा तो किस प्रकार का प्रावधान होगा, अगर बाहर से कोई आक्रमण करेगा तो वहाँ किस प्रकार का प्रावधान होगा, इसकी जहाँ चर्चा हुई है वो अभियास्यत कर्म नामक अधिकरण है। फिर उसके बाद है सांग्रामिक। सांग्रामिक में छावनी निर्माण, वही कैंटोनमेंट जोन की जब हम चर्चा कर रहे थे उसी का उल्लेख हुआ है। फिर वृत्त संघ, भेदक प्रयोग और दंड संबंधित उल्लेख हुआ है। आबलियस, आबलियस में कर्म का उल्लेख हुआ है। फिर दुर्ग लंबोपाय, शत्रु और शत्रु के दुर्ग का, यहाँ पर दूत कर्म के द्वारा जो भी दूत होते हैं वो जाकर के शत्रु वर्ग में जाकर के वहां पर यह देखते थे जो शत्रु का तैयारी किस प्रकार से चल रहा है, आक्रमण संबंधित या युद्ध संबंधित। तो शत्रु दुर्ग का उल्लेख दुर्ग लंबोपाय में हुआ है। और औपनिषदिक शत्रुवध, कैसे हम शत्रु का वध करें, क्या स्ट्रेटजी हो शत्रु को वध करने के लिए, ये औपनिषदिक में है। और सबसे लास्ट चैप्टर है तंत्रयुक्ति। तंत्रयुक्ति भी बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें एक तरह से एंशिएंट रिसर्च मेथोडोलॉजी का उल्लेख हुआ है, जो हम कई बुक कैसे लिखें या कोई आर्टिकल लिख रहे हैं वो कैसे लिखें, किस प्रकार से चैप्टराइजेशन कैसे करें। लोग कहते हैं जो एंशिएंट इंडिया में जो है एक पद्धति नहीं थी, आज भी हम वेस्टर्न जो रिसर्च मेथोडोलॉजी डेवलप हुआ है उसी पर काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तंत्रयुक्ति है और भी आयुर्वेद के कई ग्रंथ है जहाँ पर जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी की चर्चा हुई है। तो खैर ये जब रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्लास होगी तो उस पर आप लोग अच्छे से देखेंगे। तो आप लोगों को अर्थशास्त्र में बेसिक सामान्य जानकारी ही समझना है, इसके रचनाकार कौन है, कितना अधिकरण है और विद्या कितने प्रकार के हैं, इस पर आगे हम चलते हैं। अब अर्थशास्त्र के बाद आते हैं स्मृति शास्त्र। यद्यपि यह धर्मशास्त्र का विषय है और धर्मशास्त्र का भी एक अपना लंबा इतिहास रहा है। देखेंगे 6 वेदांत को अगर हम शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, उसमें कल्प के 4 विषय हैं: स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। बाद में जो धर्म सूत्र है, धर्म सूत्र आगे जाकर के कालांतर में स्मृति शास्त्र के रूप में प्रचलित हुआ और धीरे धीरे उसमें कई स्मृतिकार हुए जिन्होंने लिखा। तो इसका जो विषय है स्मृति शास्त्र का वह है आचार, व्यवहार और प्रायश्चित। आचार मतलब किस प्रकार का हम आचरण करें और हमारा चरित्र कैसा हो, यह आचार कहलाता है। फिर व्यवहार कहलाता है, जो हमारा व्यवहार कैसा हो, एक दूसरे से
अगर कोई विवाद हो तो उसका निदान क्या होगा, ये व्यवहार कहलाता है। और फिर अगर हम हमारा आचरण गलत हो गया तो, या व्यवहार अगर गलत हो गया तो प्रायश्चित कैसे करें। ये स्मृति शास्त्र का 3 विषय है, आचार, व्यवहार और प्रायश्चित। और स्मृतियों की संख्या, आचार्य मनु उल्लेख करते हैं 6 स्मृति शास्त्र हैं प्रचलित, लेकिन याज्ञवल्क्य उल्लेख करते हैं 20। लेकिन आप लोगों को उसमें से मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति को ही देखना है। जो मेन रूप से मनु स्मृति से क्वेश्चन पूछा जाता है अगर मैं जेएनयू एंट्रेंस की बात करूं, क्योंकि यहाँ पर मनु स्मृति में, या वैसे भी जेएनयू में एक मनु स्मृति काफी प्रासंगिक है। कई बार इसमें ऐसा हुआ है जो जलाया गया है इस तरह से, इसलिए उसको समझना बहुत जरूरी है। 2 बातें हैं देखिए, एक होता है इन द टेक्स्ट और एक होता है अबाउट द टेक्स्ट। तो यहाँ पर आपको ये स्मृति शास्त्र या इस अर्थशास्त्र, ये सब अबाउट द टेक्स्ट पढ़ना है। अबाउट द टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट के बारे में, टेक्स्ट क्या है, उसका विभाजन किस प्रकार से हुआ है, ये अबाउट द टेक्स्ट कहलाता है। और इन द टेक्स्ट में क्या क्या पढ़ना है, जो आपका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, जो व्याकरण के ग्रंथ हैं, या जो दर्शन के प्रकरण ग्रंथ हैं, तर्क संग्रह, सांख्यकारिका आदि, वो आपको इन द टेक्स्ट पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। लेकिन ये सब अबाउट पढ़ना है, बिल्कुल ऊपर ऊपर पढ़ना है। अब आते हैं मनुस्मृति के विभाजन को देखते हैं। तो मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं और 2694 2694 उसमें श्लोक है। और सबसे इसका महत्वपूर्ण जो विषय है, पहला अध्याय जो है मनुस्मृति के 12 अध्याय में, पहला अध्याय में तो संसारोत्पत्ति, संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन से ऋषि थे, ऋषि परंपरा के द्वारा किस प्रकार से हुई, या फिर वैदिक परंपरा के द्वारा किस प्रकार से हुई। तो पहला अध्याय बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा अध्याय पर हम आते हैं। दूसरा अध्याय में संस्कार विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और प्राय जहाँ भी अगर ये इंडियन सोशियो पॉलिटिकल थॉट से प्रश्न पूछा जाता है, वो संस्कार से एक क्वेश्चन उसमें निश्चित रूप से रहता है। तो संस्कार को आप समझिए, बड़ा ही सरल है। इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा के हैं, तो भारतीय ज्ञान परंपरा में 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। कुछ आचार्य 20, कुछ आचार्य 40, अलग अलग आचार्य अलग अलग उल्लेख करते हैं। लेकिन जो एक प्रामाणिक रूप से हमारे समक्ष है वह आचार्य मनु के ही है, जो 16 संस्कार का उल्लेख करते हैं। इसमें सबसे पहला है गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, मुंडन या चूड़ा कर्म, विद्यारंभ, कर्णवेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ के शांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। तो सबके डेप्थ में नहीं जाना है, सिर्फ देखिए नामकरण संस्कार है। नामकरण संस्कार जन्म के 10वें या 12वें दिन शुभ मुहूर्त के अनुसार रखा जाता है नामकरण बच्चों का। फिर उसके बाद निष्कर्मण संस्कार है। निष्कर्मण संस्कार का मतलब होता है घर से बाहर निकालना। अब 4 महीने के बाद जो है बच्चे को घर से बाहर निकाला जाता है। देखिए कितना साइंटिफिक है। अगर बच्चा जन्म लिया, हो सकता है बाहरी माहौल में, बाहरी परिवेश अगर दूषित हो, उस दूषित परिवेश में बच्चा का अगर इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है तो घर से कैसे निकालेंगे। इसलिए उसका एक ड्यूरेशन है, 4 महीने के बाद घर से बच्चे को निकालना है। उसके बाद अन्नप्राशन संस्कार है। अन्नप्राशन संस्कार का मतलब होता है उसमें अन्न खिलाया जाता है। इससे पहले जो है बच्चे दूध पीते हैं। तो अन्नप्राशन संस्कार 6 मास के बाद होता है, 6 महीने के बाद होता है, जन्म से 6 महीने बाद। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण संस्कार है चूड़ा कर्म संस्कार या मुंडन संस्कार हम जिसे कहते हैं। ये जन्म के पहले या तीसरे वर्ष होता है। ये वैकल्पिक है, या तो पहले वर्ष होगा या फिर तीसरे वर्ष। फिर विद्यारंभ संस्कार, कर्णवेद संस्कार, और उसके बाद एक महत्वपूर्ण संस्कार है यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार में अब यहाँ देखिए मनु ने 4 प्रकार के वर्गों का उल्लेख किया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और अब किस प्रकार से कैसे हुआ है, कर्मना हुआ है या जन्मना हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, इस पे तो एक विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ संभव नहीं है। फिर भी मैं आपको सामान्य बता दूं, जो आज भी जो समाज या सोसाइटी का विभाजन हुआ है वो भी इसी तरह से हुआ है। आज भी एक ऊपर के वर्ग है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वाले वर्ग हैं, एक हमारे डिफेंस वाले वर्ग हैं जो रक्षा कर रहे हैं, एक हमारे इंटेलेक्चुअल वाले वर्ग हैं, और एक है जो आज भी नाला की सफाई करते हैं या छोटे तबके के लोग हैं। तो समाज सम्यकतया चले, अच्छी प्रकार से चले, इसलिए वहाँ पर डिवीजन जरूरी है। बाद में कई लोगों ने गलत तरह से इसको प्रसारित किया, हालांकि वहाँ कुछ भी ऐसा गलत नहीं है। अब यहाँ पर यज्ञोपवीत संस्कार को समझते हैं, उसमें जो नीचे तबके के हैं, सबसे नीचे तबके के वहाँ उसका यज्ञोपवीत नहीं होता है। अब यज्ञोपवीत कब होता है, तो जन्म के बाद 8, 11 और 12। यहाँ 8, 11 और 12 का मतलब है ब्राह्मण का 8वें वर्ष में,
क्षत्रिय का 11वें वर्ष में और वैश्य का 12वें वर्ष में शूद्र का यज्ञोपवीत का उल्लेख नहीं है। अगर ब्राह्मण तीज से संपन्न हो तो 5वें वर्ष में, अगर क्षत्रिय बल से संपन्न हो तो 6ठे वर्ष में, अगर वैश्य धन से संपन्न हो तो 8वें वर्ष में। तो ये हो गया यज्ञोपवीत का समय सीमा कब होता है, 8, 11 और 12 और 5, 6 और 8। और अपर सीमा इसका एक निर्धारित जो किया गया है, अगर वहां तक नहीं होगा तो क्या होगा, तो ब्राह्मण का 16 वर्ष तक नहीं होगा, क्षत्रिय का 22 वर्ष तक और वैश्य का 24 वर्ष तक नहीं होगा, ये व्रत कहलाते हैं। उसके बाद प्रायश्चित होता है, सावित्री जप आदि होता है, तो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे डिटेल में। उसके बाद आगे है वेदारंभ, किसान संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह और अंत्येष्टि संस्कार या श्राद्ध संस्कार हम जिसे कहते हैं। तो आपको बेसिक सिर्फ संस्कार के नामों को याद रखना है। उसके बाद मनुस्मृति के प्रमुख टीकाकार को भी हमें ध्यान में रखना है क्योंकि महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो एक मेघादित्य की प्रसिद्ध टीका है, कुल्लुक भट्टकृत है मनवर्थ मुक्तावली, कुल्लुक भट्ट ने लिखा है मनवर्थ मुक्तावली। गोविंद राज ने लिखा है मनवास्य अनुसारणी, राघवानंद सरस्वती ने लिखा है मनवर्थ चंद्रिका, मणिराम दक्षित ने लिखा है सुबोधिनी, नंदाचार्य ने लिखा है नंदिनी, नारायण शर्वक ने लिखा है मनवर्थ वृत्तिका। ये मनुस्मृति के टीकाकार है। टीका क्या होता है, भाष्य क्या होता है, इस पे अब व्याकरण की कक्षा नहीं, इसलिए मैं नहीं इस पे चर्चा करूंगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगला विषय है हमारा पुराण। पुराण में हम क्या समझेंगे, सबसे पहले पुराण है क्या, पुराण को हम क्यों पढ़ें। तो इसमें देखिए, इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम उपगृह्येत। अब इतिहास पुराणाभ्याम मतलब वेदों के अर्थ को जानने के लिए इतिहास और पुराण को पढ़ना आवश्यक है। पुराना उपगृह्येत, ये महाभारत में कहा गया है। निरुक्तकार ने कहा है पुराण के बारे में, पुराण नवम भवति, अर्थात पूरा जो प्राचीन है लेकिन अभी भी आधुनिक है वो पुराण है। उसके बाद विष्णु पुराण और अमरकोश दोनों जगह यह लक्षण मिलता है पुराण के बारे में। सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम च पुराणम पंचलक्षणम। अब सर्ग क्या है, यह महाकाव्य का जो विभाजन है वो सर्ग नहीं है। यहाँ पर सर्ग का अभिप्राय है सृष्टि प्रक्रिया से। अलग अलग पुराणों में सृष्टि प्रक्रिया का उल्लेख हुआ है, किस प्रकार से सृष्टि का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, सृष्टि कैसे आया, तो ये सर्ग है, ये पुराण का विषय है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। 5 पुराणम पंच लक्षणम, 5 लक्षण है पुराण का, एक तरह से पंच लक्षण भी है और यह विषय भी है। तो सर्ग का अभिप्राय है सृष्टि प्रक्रिया से। प्रतिसर्ग का है प्रलय तथा पुनः सृष्टि का वर्णन। पहले तो सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, कैसे सृष्टि आया, फिर सृष्टि आने के बाद फिर सृष्टि में प्रलय और पुनः सृष्टि, यह प्रतिसर्ग कहलाता है। सर्ग हो गया प्रतिसर्ग। और वंश, वंश का अभिप्राय है देवताओं एवं ऋषियों के वंश वर्णन से। अलग अलग देवताओं के वंश वर्णन का उल्लेख मिलता है। किसी पुराण में श्री कृष्ण के जन्म का उल्लेख मिलता है, किसी पुराण में विष्णु के जन्म का उल्लेख मिलता है, किसी पुराण में भगवान शिव के जन्म का उल्लेख मिलता है, तो वो वंश कहलाता है। देवताओं, यहाँ ऋषितयों लिखा हुआ है, मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ऋषियों समझिए इसको। तो देवताओं एवं ऋषियों के वंश का वर्णन है वंश में। और मनवंतर, मनवंतर मतलब प्रत्येक मनु का काल। कितने मनु है, 7 मनु का उल्लेख मिलता है। उसमें प्रत्येक मनु का जो काल कहलाता है वो मनवंतर कहलाता है, और उस काल की प्रमुख घटनाओं का जो उल्लेख होता है वही कहलाता है मनवंतर। तो सर्ग हो गया, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। वंशानुचरित में सूर्य वंश एवं चंद्र वंश के राजाओं के चरित्र का उल्लेख मिलता है। सूर्य वंश में कौन कौन से सूर्यवंशी राजा हुए, चंद्रवंश में कौन कौन से राजा हुए। एक तरह से पुराण जो है इतिहास ही है। भारतीय इतिहास में का सबसे अगर प्रमाणिक कोई ग्रंथ है भारतीय इतिहास में, बाकी तो कहीं लक्षण मिलता है इतिहास क्या है, भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, परंपरा क्या है, लेकिन पुराण में जो है अलग अलग वंशावलियों का उल्लेख मिलता है, अलग अलग राजाओं का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अब पुराणों की संख्या पर हम चर्चा करते हैं। तो पुराणों की संख्या देखिए, एक पुराणों की संख्या के लिए मौद्वयम, भवद्वयम, चैव व्रतत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग पुष्कानि पुराणानि प्रचक्षते। अब इसमें पुराणों 18 पुराणों का उल्लेख मिलता है, जिसमें मौद्वयम, मौ से 2, भवद्वयम और भव से भी 2, और व्रतत्रयम, व्र से 3, और व चतुष्टयम, व से 4, अ से 1, अनापलिंग पुष्कानि, ना से 1 और प से 1
लिंग से एक और ग से एक, कु से एक, क से एक। अब ये पुराणों की संख्या है। अब इसमें एक एक करके हम चर्चा करेंगे किस पुराण में किसका उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें सीक्वेंस में नहीं लिखा गया है, विष्णु पुराण। अब विष्णु अलग अलग इसमें विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु के अलग अलग नामों का उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहले हम ब्रह्म पुराण पर चर्चा करते हैं। इसे आदि पुराण भी कहा जाता है। और इस पुराण में जो महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है वो है कोणार्क के सूर्य मंदिर का। कोणार्क के सूर्य मंदिर का उल्लेख ब्रह्म पुराण में मिलता है। उसका पद्म पुराण है। पद्म पुराण 5 खंडों में विभाजित है। कुछ उस अलग अलग खंड में अलग अलग उल्लेख मिलता है, उस पर हम नहीं जाएंगे। और विष्णु पुराण मौर्य वंश के ऐतिहासिक घटनाओं को जानने के लिए सबसे प्रामाणिक ग्रंथ विष्णु पुराण। बाद में हालांकि और भी ग्रंथ लिखा गया, कौटिल्य अर्थशास्त्र है, मेगस्थनीज का ग्रंथ है और भी अलग अलग ग्रंथ लिखा गया। लेकिन अगर हम पौराणिक ग्रंथ की बात करें तो पुराण में जो सबसे प्रामाणिक है वो है विष्णु पुराण। मौर्य वंश का उल्लेख मिलता है। उसके बाद है वायु पुराण। वायु पुराण का अपर नाम कहीं कहीं शिव पुराण भी मिलता है। और इसमें जो प्रमुख घटना है जो उल्लेख किया गया है वो है गया महात्म्य। और गया महात्म्य, गया के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, बिहार में है। और अपने पितरों के इष्ट या पितर के उसमें अर्पण के लिए वहां लोग जाते हैं। उसके बाद जो है वायु पुराण के बाद आ जाइए भागवत पुराण। भागवत पुराण में इसमें कई लोग कहते हैं, कई आचार्यों ने उल्लेख किया है इसमें इसी में इंक्लूड है, इसी में सम्मिलित है देवी भागवत पुराण। लेकिन कई लोग कहते हैं देवी भागवत पुराण एक स्वतंत्र है। भागवत पुराण स्कंदों में विभाजित है। भागवत पुराण ये स्कंद में है। और उसके बाद आगे आइए नारद पुराण, फिर मार्कंडेय पुराण, फिर अग्नि पुराण। अग्नि पुराण को विश्व कोश कहा जाता है। अग्नि पुराण में पूरा काव्य शास्त्र का लक्षण दिया गया है। एक तरह से पूरा विश्व का कोश, विश्वात्मक कोश ही कहा गया है इसे। फिर अविश्व पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, लिंग पुराण है और वाराह पुराण है। वाराह पुराण में मथुरा महात्म, ये मागात्म लिखा टाइपिंग मिस्टेक है। वाराह पुराण में मथुरा महात्म का उल्लेख मिलता है। फिर स्कंद पुराण है, फिर वामन पुराण है। और उसके बाद एक है इसमें काशी खंड आदि का भी उल्लेख मिलता है। तो आप लोग इसमें समय का अभाव है इसलिए मैं शॉर्ट में इसको उल्लेख कर रहा हूँ, बाकी आप लोग देखिएगा। और उप पुराण की अगर बात करूँ तो उप पुराण में कई पौराणिक आचार्यों ने 18 पुराण का उल्लेख किया है, कई ने 20 का उल्लेख किया है, कई ने अलग अलग। तो उप पुराण भी 18 ही मानी जाती है, ऐसा हम समझते हैं। उसके बाद अगला जो विषय दिया गया है वो मुझे है रामायण और महाभारत का। रामायण और महाभारत में मुझे लगता है कुछ ऐसा खास महत्वपूर्ण नहीं है तथ्य जो आप लोग नहीं समझते होंगे। विभाजन है रामायण का, किस प्रकार से विभाजन हुआ है, कांडों में विभाजन हुआ है, किस कांड में कितना सर्ग है, उसके बाद कौन कौन सी घटनाएं कहाँ हुई है, ये रामायण में आप लोग देखेंगे। उसके बाद महाभारत में जो है महाभारत का विभाजन किस प्रकार से हुआ है और महाभारत में किस पर्व में, महाभारत में टोटल 18 पर्वों में विभाजन हुआ है, किस पर्व में कौन कौन सी घटनाएं हैं, ये महाभारत का है। उसका सीधा फिर हम आते हैं वहाँ सिलेबस वाले पोर्शन पे। अब सिलेबस वाले पोर्शन पे फिर आइए। अब यहाँ देखिए, रिसर्च एंड टीचिंग इन अंडरटेकन इन एरियाज ऑफ वैदिक एंड आगमिक तांत्रिक लिटरेचर। अब यहाँ समझिए एक बार, आगमिक और तांत्रिक लिटरेचर। आगमिक लिटरेचर क्या है और तांत्रिक लिटरेचर क्या है। अब अभी जो हमने चर्चा किया, जो आगम परंपरा से जो आ रही है पुराण आदि, वो आगमिक है। तांत्रिक लिटरेचर है शैव दर्शन। आप लोग जब शैव दर्शन पढ़ेंगे तो उसमें तांत्रिक परंपरा का उल्लेख हुआ है। जम्मू कश्मीर की धरती है जहाँ तांत्रिक परंपरा का सबसे एक तरह से बीज कल्चर है तांत्रिक परंपरा का। अब तो नहीं रहा, प्राचीन काल में था। तो तांत्रिक लिटरेचर एंड थॉट। अब यहाँ पर वैदिक एंड आगमिक, तांत्रिक लिटरेचर एंड थॉट। तो इसमें आगमिक में पुराण हो गया, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, स्मृति शास्त्र आदि हो गया, रामायण महाभारत भी हो गया आपका इसी में आगमिक लिटरेचर में। अब फिर अगला है इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम। आप लोग पढ़ लिए होंगे इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम में किस प्रकार से डिवीजन हुआ है, कौन कौन सा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसके बाद संस्कृत, पोएटिक्स एंड पोएट्री, ये तो शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं जो संस्कृत वाले हैं, इस पे हम चर्चा। हाँ, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण है बुद्धिस्ट स्टडीज।
बुद्धिस्ट स्टडीज को यहाँ कई बार ऐसा होता है, पिछले पिछले बार जो है लास्ट टाइम शायद बुद्धिस्ट स्टडीज से 2-3 क्वेश्चन पूछ दिया था, और महायान संप्रदाय के कुछ ग्रंथ से भी पूछ दिया था। तो अगर समय मिला तो मैं बुद्धिस्ट स्टडीज और महायान बुद्धिज्म पे भी एक क्लास ले लूंगा, या और रिसर्च मेथोडोलॉजी पे भी क्लास ले सकता हूँ। तो आप समझिए बुद्धिस्ट स्टडीज एंड महायान बुद्धिज्म जो है यहाँ पर आपको एकदम बिल्कुल अच्छे से समझना है, क्योंकि हमारे यहाँ जो पढ़ाई जाती है एमए में, और उसके बाद हायर एजुकेशन में अगर हम पीएचडी में चलते हैं तो उसी से संबंधित रिसर्च होता है, रिसर्च एरिया बन जाता है। ऊपर देखिए लिखा है रिसर्च एंड टीचिंग इन संस्कृत स्टडीज डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेटिंग इंडियन नॉलेज सिस्टम बोथ टू कंटेम्प्रेरी इंडियन रियलिटी एंड कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न थॉट, दोनों इसमें है, इंडियन थॉट और वेस्टर्न थॉट। तो वेस्टर्न थॉट यहाँ आने के बाद आप लोग समझेंगे, अभी इंडियन थॉट को पूरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट, संस्कृत लिंग्विस्टिक्स इंक्लूडिंग कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, दोनों लिंग्विस्टिक्स और कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स दोनों मिला करके 5-6 क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार जो है 7-8 क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में जो फुल फॉर्म है वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, और संस्कृत लिंग्विस्टिक्स में भाषा विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन से उसमें आचार्य हैं, इसको आप लोग देखिएगा, किस तरह से ध्वनि परिवर्तन कैसे होता है। उसके बाद कंपैरेटिव रिसर्च, इस पर हम चर्चा करेंगे। अब आइए इसमें एमए वाले में, एमए वाले सेक्शन में इसमें क्या है, जो आपका प्रकरण ग्रंथ है दर्शन शास्त्र का, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। मुझे लगता है 30% क्वेश्चन जो है आपके प्रकरण ग्रंथ से होते हैं। प्रकरण ग्रंथ में कौन कौन सा देखना है आपको, तर्क संग्रह देखना है, तर्क भाषा देखना है, उसके बाद सांख्य कारिका, फिर योग दर्शन जो, उसके बाद जो है बेसिक जो है बौद्ध जैन चारवाक और कुछ ग्रंथ सब देखना है। उसके बाद इस लिटरेचर फिलॉसफी, फिर पाली एंड बुद्धिस्ट स्टडीज, फिर यहाँ भी देखिए एमए वाले भी पाली और बुद्धिस्ट स्टडीज। अब यहाँ ये आपका कोर्स है और यहाँ पूछा जाता है पाली से। अब कैसे हम पाली में क्या पढ़ना है, पाली में जो है आपको ध्वनि परिवर्तन कैसे हुआ है, पाली में पाली की उत्पत्ति कैसे हुई है, पाली भाषा की क्या विशेषताएं हैं, ये आपको अच्छे से देखना है पाली में। एंड बुद्धिस्ट स्टडीज, बुद्धिस्ट में फिर वही जो पीएचडी वाले इंटरेस्ट में पढ़ेंगे वही बुद्धिस्ट स्टडीज है। और लिंग्विस्टिक्स और कंपैरेटिव रिसर्च इज, और उसमें फिर कंपैरेटिव रिसर्च तो उसमें पीएचडी में है ही, इसमें सोशल एंड साइंटिफिक थॉट। अब सोशल एंड साइंटिफिक थॉट, यहाँ पर साइंटिफिक कुछ थॉट है, यद्यपि बहुत कम समय मुझे मिला था और समय का भी बहुत अभाव चल रहा है, इसलिए जो विषय मुझे दिया गया उसमें मैं बहुत अधिक सामग्री आप लोगों को इसलिए नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो एरिया है इस एरिया से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम ब्रीफ क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए ज़्यादा डेप्थ में जो आज मैं पढ़ाया हूँ आपको, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति हो या स्मृति शास्त्र हो या पुराण हो, ये तीनों पोर्शन जो है डेप्थ में आपको नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक समझना है। लेकिन आपको डेप्थ में बुद्धिज्म में और ये सब जो पोर्शन है जो लोग छोड़ते हैं, जहाँ से लोग नहीं कवर कर पाते हैं, उस सबको आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद इसमें सोशल एंड साइंटिफिक थॉट, एमए वाले जो है साइंटिफिक थॉट, यहाँ पर जो है कंपैरेटिव स्टडी करके जो आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो तर्क संग्रह हो या तर्क भाषा हो या वेदांत हो, हर को मॉडर्न साइंस से जोड़ा जाता है। हमारे कई प्रोफेसर हैं जो जोड़ करके पढ़ाते हैं मॉडर्न साइंस से, तो मॉडर्न साइंस से जोड़ करके जो पढ़ाया जाता है, इसलिए यहाँ पर जो है ये प्रासंगिक हो जाता है साइंटिफिक थॉट को समझना। तो सोशल एंड साइंटिफिक थॉट वाला जो पोर्शन है, सोशल तो मैं आपको बता दिया, सोशल में जो है अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है, अर्थशास्त्र में आपसे बेसिक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, अर्थशास्त्र के प्रणेता कौन है, अर्थशास्त्र का विभाजन किस प्रकार से है, 4 विद्याओं का उल्लेख है, कितने विद्या है, ये बेसिक क्वेश्चन है। लेकिन उसी प्रकार से साइंटिफिक थॉट का भी बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर जॉब कापड़ा का कौन सा बुक है, उसके बाद आशीष नंदी का कौन सा बुक है, और भी मॉडर्न साइंस के जो वेदांत से इन्फ्लुएंस है, जो वेदांत से प्रभावित है, उसका कौन कौन सा ग्रंथ है, इसको आप लोगों को देखना है। तो मैं समझता हूँ आज का 1 घंटे का समय दिया गया था, तो मैं पहले ही कवर कर रहा हूँ। अब किसी दिन अगर बुद्धिज्म या फिर शैव दर्शन या रिसर्च मेथोडोलॉजी, इस तीनों पोर्शन में क्लास होगी तो मैं इसमें डेप्थ में चर्चा करूंगा। अगर आप लोगों को यहाँ इसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
कहीं डाउट है आप लोगों को? हाँ, किसी ने पूछा है याज्ञवल्क्य स्मृति में क्या क्या देखना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब याज्ञवल्क्य स्मृति में देखिए, सबसे पहली बात तो याज्ञवल्क्य स्मृति की परंपरा क्या रही है। तो याज्ञवल्क्य स्मृति शुक्ल यजुर्वेद के प्रवर्तक ऋषि माने जाते हैं याज्ञवल्क्य, और उन्होंने एक स्मृति लिखी और कालांतर में वो प्रचलित हुआ स्मृति शास्त्र से, और बहुत ही व्यवहारिक पुस्तक है। याज्ञवल्क्य स्मृति में आपको विभाजन देखना। सबसे पहले याज्ञवल्क्य स्मृति का जो विभाजन हुआ है वो 3 भागों में हुआ, 3 अध्याय में, आचाराध्याय, व्यवहाराध्याय और प्रायश्चिताध्याय। अब आचाराध्याय में सबसे पहले आचाराध्याय में 13 प्रकरण है। उसके बाद मुख शुद्धि का विधान क्या है ये देखना है। उसके बाद व्यवहाराध्याय में जो है साक्षी कितने प्रकार के हैं, कौन कौन सा साक्षी का क्या क्या कार्य है। उसके बाद जो है स्त्री का भाग, मतलब संपत्ति के अधिकार संबंधित, इस पे भी कई बार सुप्रीम कोर्ट में इवेंट इस पे याज्ञवल्क्य स्मृति पे टीका लिखी गई है, मिताक्षरा टीका विश्वरूप विज्ञानेश्वर की। तो सुप्रीम कोर्ट में एक पास संपत्ति से अधिकार संबंधित प्रावधान के लिए याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार का ही उसमें रेफरेंस दिया गया था। तो आपको व्यवहाराध्याय में स्त्री का भाग, जो स्त्री का क्या अंश होना चाहिए उसका उल्लेख है। उसके बाद पुत्रों के प्रकार, तो ये व्यवहाराध्याय में आप लोगों को देखना है। उसके बाद फिर प्रायश्चिताध्याय में प्रायश्चित का क्या क्या विधान है, मुख आपको ये देखना है। तो मेन इसका अध्याय विभाजन है। और याज्ञवल्क्य स्मृति का जो समय है वो इस पे याज्ञवल्क्य स्मृति के समय को लेकर के जो है कई आलोचकों ने बाद में जो है काल निर्धारण स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है। तो अब और इसमें टीका जो है, एक तो विश्वरूप विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा टीका और बाल क्रीड़ा उन्हीं की है, और उसके अतिरिक्त जो है अपरार्क और देवबोध की टीका है। तो यही बेसिक ही आपको याज्ञवल्क्य स्मृति में देखना है। और कोई डाउट है? नहीं है किसी को कोई डाउट? अगर इसके बाद भी कोई अगर डाउट होती है तो आप उसमें पोस्टर में तो नंबर था ही, आप कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, आज की कक्षा को हम यही रखते हैं। आप